हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस हैं जिसमें हमारे पुराने सब्सटेंस हैं रिएक्ट करके कोई भी नया सब्सटेंस अपनी नई नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनाता है। अब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा H2O हमारा जो वाटर है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारा हाइड्रोजन के साथ है। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है फिर वो हमारे हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन के पास चला जाए कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। यानी कि एटम्स वही रहेंगे लेकिन वो अपनी जगह बदल सकते हैं, वो रीअरेंज हो सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारी जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूटती हैं और नई नई बॉन्ड्स जो हैं वो बनती हैं। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे सिर्फ एटम जो है अपनी जगह बदलते हैं। एटम्स खुद बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का एटम कार्बन के एटम में बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं कोई भी नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। और जो नए नए सब्सटेंस हमारे रिएक्ट करवाने से मिलते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अब हमारी एनसीईआरटी में जो है एक केमिकल रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन वाली, उसको समझाया गया है। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। हमें इसमें बताया गया है कि जब हम मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि अब यहाँ पर जब मैंने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में जो है लिखा हुआ है, जो कि हमने अभी तक जाना नहीं है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो अभी आप इस पर इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ समझने को समझ लीजिए। केमिकल इक्वेशन का जो हमारा डेफिनेशन होगी या फिर उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो हमारा जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम उसको जो है जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो वो बनाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें जो है हमें ये कहा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को यूज़ करने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से रब कर लेना चाहिए। क्यों? अब क्यों करना चाहिए, इसका आंसर है कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो वो जो है हमारे ऑक्सीजन के साथ, जितना भी ऑक्सीजन उसके आसपास प्रेजेंट होता है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और उस मैग्नीशियम रिबन के आसपास मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से ही वहाँ मौजूद है, तो हम कैसे दोबारा से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाएं? तो उसका आंसर है कि हम जो है उस लेयर को उतार सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। हम जो है सैंड पेपर से अगर उसको रब करेंगे तो हमारी वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो वहाँ से हट जाएगी और हमारा मैग्नीशियम रिबन हमें फिर से वापस मिल जाएगा और हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके और अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस पा सकते हैं। देन बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हुई है ये पता लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके हमें 5 तरीके हमारी एनसीईआरटी में बताए गए हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, देन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का मतलब किसी भी गैस का निकलना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अगर रिएक्शन हुई है हमारे जिंक मेटल में और हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हमारे सल्फ्यूरिक एसिड में पानी का भी अमाउंट है। किसी भी एसिड में अगर हमारा पानी का अमाउंट होगा तो हम उसको डाइल्यूट एसिड कहेंगे। तो जब हम अपने जिंक को हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे
यहाँ पर हमें एक रिएक्शन देखने को मिलती है जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो हमारा जिंक है वो हमारे सल्फेट के साथ चला गया और हमारा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से इवॉल्व आउट हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा Zn है यानी जो हमारा जिंक है वो जब हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मिलके बनाता है जिंक सल्फेट और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, यानी जब हम किसी भी चीज़ को रिएक्ट करवाते हैं तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी उसमें घुलने की बजाय या उसमें मिक्स होने की बजाय जो है वो नीचे बैठ जाती है, वो इनसॉल्युबल सॉलिड होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे NCERT में जो हमें बहुत तरह की रिएक्शन दी हुई है, उन्हीं में से दो हैं हमारी। पहली है हमारी पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है लीड आयोडाइड विद पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर जो है ये हमारा PbI2 यानी कि हमारा लीड आयोडाइड जो है ये एक येलो प्रेसिपिटेट है जो कि हमारे इस सॉल्यूशन से अलग देखने को मिलेगा। देन हमारा सेकंड रिएक्शन है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारे बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है हमारा बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। ये जो है ये भी हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लेकिन उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार। जो हमारा आयरन है जब हम उसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर भी हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है कि जो हमारा Fe है, ये जो हमारा आयरन है ये हमारे सल्फेट के साथ चला जाता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो हमारा बनता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये पहले क्योंकि कॉपर सल्फेट का था तो ये हमारा ग्रीन कलर का था, लेकिन जब ये हमारा आयरन सल्फेट में बदल गया तो ये हमारा जब ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो ये हमारा ब्लू था, लेकिन जैसे ही ये हमारे FeSO4 यानी हमारे आयरन सल्फेट में बदला ये हमारा ग्रीन हो गया। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू था लेकिन जैसे ही उस कॉपर सल्फेट की बजाय जब वहाँ पर हमारा आयरन सल्फेट चले गया तो हमारा बनेगा वहाँ पर ग्रीन कलर का हमारा आयरन सल्फेट। नेक्स्ट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर में चेंज भी देखने को मिलता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हिसाब से, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब हमारा जिंक, ये हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि जब हमारा जिंक हमारा जब जिंक जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है और हमारा बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व आउट होती है। ये हमने अपने पीछे अभी देखा था, लेकिन यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के बनने के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है जनरेट होती है, जिसके कारण जिस भी बीकर में हमने रिएक्शन करवाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है अगर हम उसको टच करते हैं तो। नेक्स्ट इज़ चेंज इन स्टेट, यानी उसकी फ़िज़िकल स्टेट का बदल जाना। अब यहाँ पर जो हमें एग्जांपल दिया गया है कि जो अमोनिया है, अमोनिया हमारी गैस है, तो जो हमारा NH3 अमोनिया है जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि हमारा NH4Cl। अब अगर हम यहाँ पर बैलेंसिंग की बात करें तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि हमारे 3 हाइड्रोजन इधर है तो एक इधर है, हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए और इधर भी हमारे 4 हाइड्रोजन है, एक N है तो एक N है और हमारा एक Cl है तो एक Cl भी हमें देखने को मिल रहा है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।